हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नेहा आज बेहद गमगीन थी। सांझ का सुरमई अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। जैसे जैसे रात्रि की कालिमा अपने पंख फैला रही थी, नेहा के अंतः स्थल में अंतहीन निराशा का बियावान शून्य पसरता जा रहा था। घर भर में मरघट का सा सन्नाटा छाया हुआ था। उफ देव, एक कैसा दुख दे दिया तुमने अपनी नेहा को। कल ही तो तुमने पापा को कितने विश्वास से आश्वासन दिया था, मेरे घर में नेहा की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, यकीन करिए। और इतनी जल्दी तुम सब कुछ भूल बैठे कि अंतर्मन के एक कोने से सोच उठी थी, नहीं नहीं, एक बिना रीढ़ के इंसान के लिए मैं अपने आंसू क्यों बहा रही हूँ। निरा नपुंसक ही तो था देव। अपने माता पिता की हर जायज नाजायज मांगों के सामने घुटने टेकने वाला पौरुषहीन अस्तित्व। उसने तो विवाह के पहले ही अपना असली रूप दिखा दिया। विवाह के बाद तो पता नहीं ओह क्या करता। अच्छा हुआ जो अभी उसका वास्तविक चेहरा मेरे सामने आ गया। इस सोच ने उसके क्षुब्ध मनोमस्तिष्क को तनिक राहत का एहसास दिया था और वह चुपचाप अपनी आंखें मूंद सोने का उपक्रम करने लगी थी। लेकिन आज मानो नींद उससे कोसों दूर थी और सोने का प्रयास करते करते कब मन पखेरु गुजरे दिनों से आंख मिचौली खेलने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हुआ था। नाम के अनुरूप हवा के झोंके के सदृश चंचल बेहद बातूनी खुश मिजाज देव ने उस पर अपने दिलकश चुंबकीय व्यक्तित्व की छाप ऑफिस में उसके शुरुआती दिनों में ही छोड़ दी थी। उन दिनों उसने हाल ही में वह ऑफिस ज्वाइन किया था। उस दिन मौसम बेहद सुहाना था। हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। ऑफिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक सेमिनार में भाग लेने दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए ऑफिस में निश्चिंतता का माहौल था। सबके सब बातें ज्यादा कर रहे थे, काम कम। लंच ब्रेक में जो चुटकुले सुनाने का दौर शुरू हुआ तो वह सिलसिला देर तक जारी ही रहा। देव का चुटकुले सुनाने का अंदाज इतना निराला था कि कुछ ही देर में उस पर वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया था और देव ने एक के बाद एक मजेदार चुटकुले अपने मनमोहक अंदाज में सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसका बातें करने का अंदाज कुछ इतना अनोखा था कि नेहा उससे खासा प्रभावित हो गई थी। नेहा स्वयं एक बेहद गंभीर, शांत एवं अंतर्मुखी लड़की थी। उसे देव का बातूनी हाजिर जवाब स्वभाव बेहद भाता। उसके पास बैठती तो उससे दूर जाने का मन ही नहीं करता। उसका मन करता घंटों उसकी बातें सुनती रहे। वक्त के साथ परस्पर आकर्षण बढ़ता गया था और कब दोस्ती की राह चलते चलते उस पर प्यार का रंग चढ़ गया था, दोनों को ही उसका एहसास तक ना हुआ था। नेहा और देव ऑफिस में अमूमन साथ रहते। दोनों की ही विवाह की उम्र हो आई थी और उनके घरों में उनके रिश्ते की बात चल रही थी। नेहा के घर में उसकी वृद्धा दादी को पोती के विवाह की बहुत जल्दी थी। पहले कुछ दिन तो नेहा अपने विवाह की बात को टालती रही, लेकिन जब घर में लड़के देखने दिखाने का कार्यक्रम तय हुआ, नेहा ने देव के विषय में अपनी मां को बताया। नेहा के माता पिता दोनों ही खुले विचारों के थे। थोड़े से प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद वे देव से मिलने को तैयार हो गए। प्रथम मुलाकात में ही देव उन्हें बेहद पसंद आया। फिर देखने में सुदर्शन, अच्छे पद पर कार्यरत धनाढ्य परिवार के युवक को न कहने का कोई सवाल ही नहीं था। सो देव की नौकरी, तनख्वाह आदि के विषय में जांच पड़ताल कर वे उसकी ओर से आश्वस्त हो गए थे। और एक दिन नेहा के माता पिता बेटी के रिश्ते के लिए उनके घर पहुंच गए। देव के माता पिता दोनों ही शहर के जाने माने सीनियर डॉक्टर थे। बेहद संपन्न प्रतिष्ठित परिवार था उनका। उनकी तुलना में नेहा का परिवार बहुत दबा हुआ था। नेहा के पिता एक निजी संस्थान में महज एक क्लर्क थे। छोटी सी तनख्वाह में बहुत हिसाब से उन्होंने अपने 2 बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। नेहा के विवाह में कुछ अधिक खर्च करने की सामर्थ्य न थी उनमें। किराए के छोटे से फ्लैट में रहते थे। उधर देव के माता और पिता
दोनों की निजी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी। उनके ऊपर लक्ष्मी जी का वरद हस्त था। आंगन में पैसा झमाझम बरसता। देव की माँ को नेहा और उसका फटेहाल परिवार तनिक भी न भाया। उन्हें चाहत थी अपने स्मार्ट सर्वगुण संपन्न बेटे के लिए अपने स्तर के परिवार की लड़की, जो समाज में उनकी संपन्नता का मुकाबला कर उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती। जब देव ने नेहा के विषय में मां को बताया तो सबसे पहले उन्होंने उस पर प्रश्न दागा था, नेहा के पिता क्या करते हैं? और जब देव ने उन्हें बताया था कि वे सरकारी महकमे में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं, देव की मां उस पर बहुत बिगड़ी थी और उन्होंने देव को समझाया था, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में शोभा देता है। मैं तुम्हारी शादी एक फटीचर क्लर्क की बेटी से हरगिज नहीं करूंगी। ऐसे फटेहाल लोगों से रिश्ता जोड़कर हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। लोग हंसेंगे हम पर बेटा, समझा करो। रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में करना ही दोनों पक्षों के लिए ठीक रहता है। देव की मां जहां अत्यंत महत्वाकांक्षी और हिसाबी किताबी धन लोलुप महिला थी, उसके पिता उतने ही फक्कड़ और बेपरवाह इंसान थे। वे सदैव अपने मन की बात सुनते थे और वे जिंदगी में धन से अधिक भावनाओं और संवेदनाओं को अहमियत देते थे। देव ने जब उन्हें बताया था कि वह एक लड़की को चाहता है और उससे विवाह करना चाहता है, तो उन्होंने बिना एक क्षण सोचे समझे उसे अपनी पसंद की लड़की से विवाह करने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने पत्नी डॉक्टर काजल को भी यही समझाया था कि बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी होनी चाहिए। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह करना सही नहीं होगा। इस बात पर उनके घर में भयंकर महाभारत मचा, जहां डॉक्टर काजल अड़ी हुई थी कि यह विवाह किसी कीमत पर ना हो। देव और उसके पिता चाहते थे कि यह विवाह हर हालत में हो। देव की खुशियों का हवाला देकर पिता बड़ी मुश्किल से काजल को नेहा के घर ले जाने के लिए तैयार कर पाए। देव पहली बार नेहा के घर आया था, लेकिन उसके घर आकर उसे मां की बातों में छिपी सच्चाई का भान हुआ था। अपने और नेहा के स्तर में जमीन आसमान का अंतर उसे भी खलने लगा था। नेहा के 2 कमरों के हाउसिंग बोर्ड के निचले आय वर्ग के दड़बे नुमा फ्लैट और वहां रखी सस्ती कुर्सी टेबल वाले ड्राइंग रूम में उसका जी घुटने लगा था। और अब उसे अपने और नेहा के परिवार के स्तर में अंतर का वास्तव में एहसास हो रहा था। मन ही मन कुछ कुछ पछतावा भी हो रहा था कि नेहा से विवाह उसके लिए घाटे का सौदा रहेगा। माँ की तरह बेहद धन लोलुप, हिसाबी किताबी, असंवेदनशील स्वभाव था उसका भी। नेहा के घर में कदम रखते ही उसके कानों में माँ के वहां जाने से पहले कहे गए शब्द गूंजने लगे थे, एक फटीचर क्लर्क की बेटी से शादी करके तू कभी सुखी नहीं रहेगा। माँ की कही बातों का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। नेहा के घर बैठे बैठे सारे वक्त वह बस यही सोचता रहा था कि नेहा से रिश्ता बनाकर क्या उसने वास्तव में भूल की थी। नेहा के परिवार की गरीबी ने नेहा जैसी सोने सरेखी लड़की की अच्छाइयों को ग्रहण लगा दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीर तर्कस से निकल चुका था। डॉक्टर काजल इस बेमेल रिश्ते पर अदम क्रोध से उबलती, मौन होठ भींचे नेहा के घर में पूरे वक्त बैठी रही थी। डॉक्टर आनंद ने ही नेहा और देव के विवाह की बात नेहा के पिता से तय की थी और 1 माह बाद उन दोनों के सगाई की तिथि नियत कर दी थी। इधर नेहा के घर से लौटकर देव के जहन में नेहा के साथ अपने विवाह की बात सिनेमा की रील की मानिंद चलती रही थी। नेहा और देव के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां नेहा बेहद संवेदनशील, भावुक, अंतर्मुखी, एक एक शब्द नाप तोलकर बोलने वाली युवती थी, वहीं देव एक बेहद बिंदास स्वभाव का फक्कड़, मस्त मौला इंसान था। जिंदगी को कभी गंभीरता के चश्मे से देखना उसकी फितरत में ना था। कल सारी रात देव नेहा और अपने रिश्ते के बारे में सोचता रहा था और अब इस विषय में गंभीरता से सोचने पर उसे नेहा के अपने आप में दबे सिमटे अंतर्मुखी व्यक्तित्व में भी खामियां नजर आने लगी थी। अपने स्वभाव के विपरीत जीवन में शायद पहली बार उसने इतनी संजीदगी से किसी मसले पर सोचा था।
और बहुत गहरा विश्लेषण करने पर उसने मन ही मन स्वीकार किया था कि नेहा का साथ उसे अब कुछ उबाऊ लगने लगा था। उससे मिलकर उसे तनिक भी वैसा रोमांच ना होता जो कि उसके हिसाब से उसे होना चाहिए था। वो समझ नहीं पा रहा था कि नेहा जैसी अपने आप में गुम गंभीर स्वभाव की लड़की के साथ जीवन भर बंधकर उसे कोई खुशी भी मिलेगी या नहीं। आज ही देव और नेहा की सगाई हुई थी और देव अपनी इस दुविधापूर्ण मना स्थिति से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। एक बार उसे लगता नेहा जैसी शांत सुलझी हुई परिपक्व लड़की से विवाह कर वो बेहद सुखी रहेगा, वहीं दूसरी ओर उसे यह भय खाए जा रहा था कि जब अभी उसे विवाह से पहले उससे बातें कर उसके साथ सारी जिंदगी बिताने का किसी तरह के आकर्षण का एहसास नहीं हो रहा था तो विवाह के बाद क्या होगा। मानसिक ऊहापोह की इस द्वंद्व भरी मनोदशा में वो अपने सगाई में पहुंचा था। देव की मां चुप बैठने वालों में ना थी, वो एक मजबूत इरादों वाली दृढ़ निश्चयी महिला थी। एक बार जो ठान लेती उसे आखिरी दम तक हासिल करने के लिए जी जान लगा देती। इसलिए सगाई में उसने बिना पति और बेटे को बताए इस विवाह को रद्द करने का अपना अंतिम हथियार छोड़ा था। नेहा के फटे हाल दीनहीन परिवार से रिश्ता जोड़ने में कोई जग हंसाई ना हो, इसलिए डॉक्टर काजल ने इस कार्यक्रम में मात्र अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को ही आमंत्रित किया था। सगाई की रस्म शुरू होने वाली थी। पंडित जी अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और पूजा शुरू करने ही वाले थे कि डॉक्टर काजल ने यह रिश्ता तोड़ने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उन्होंने तेज स्वरों में नेहा के पिता से कहा था, शर्मा जी, हम खानदानी रईस हैं। हमारे परिवार में आज तक जितनी भी शादियां हुई हैं, सब में दामाद बेटी का टीका सोने की गिन्नियों से किया जाता है। मिलनी में भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सभी रिश्तेदारों को एक एक गिन्नी दें। और हाँ, गिन्नी अभी इतनी जल्दी कहाँ मिलेगी, ये बहाना मत बनाइएगा। शहर के नामी गिरामी ज्वेलर पुखराज ब्रदर्स से हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है उनकी दुकान। आप कहें तो मैं उन्हें फोन कर करीब 30 गिन्नियां मंगवा दूं। 30 गिन्नियां। समधन की यह अनअपेक्षित भारी मांग सुनकर नेहा के पिता को दिन में तारे नजर आने लगे थे। उन्हें लगा था वो अभी गस खाकर गिर पड़ेंगे, सो उन्होंने हाथ छोड़कर बड़े ही कातर मुद्रा में समधन से कहा था, डॉक्टर साहिबा, आप एक क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था कि आपकी कोई मांग नहीं है, फिर यह क्या है? यह तो आप हमारे साथ ज्यादती कर रही हैं। आपको पता है कि मैं एक बेहद ईमानदार सरकारी मुलाजिम हूँ। ईमानदारी और संस्कारों का भरपूर दहेज दे सकता हूँ मैं आपको, लेकिन क्षमा करें, मैं आपकी यह मांग पूरी नहीं कर पाऊंगा। दूर स्टेज पर बैठी नेहा ने जब पिता को दीनहीन भाव से हाथ जोड़े देव की मां के सामने खड़े देखा तो वह दौड़ी दौड़ी पिता के पास आ गई। भावी सास की यह नाजायज मांग सुनकर पहले तो उसे भी बहुत सदमा पहुंचा और उसने देव को इशारा कर एक कोने में बुलाया और उससे कहा, देव, यह गिन्नियों का क्या चक्कर है? तुम चुप कैसे खड़े हो? कुछ कह क्यों नहीं रहे अपनी मम्मी को? अचानक 30 गिन्नियों का इंतजाम करना कोई हंसी मजाक नहीं है। अब मैं मम्मी से क्या बोलूं? नेहा, हर माता पिता के कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। अपने बच्चों के विवाह को लेकर उनकी अपेक्षा होती है, इसमें गलत क्या है? लेकिन देव के इन शब्दों ने नेहा को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ओह देव, जिस पर वो आंखें मूंद कर भरोसा करती थी, ओह आज गिरगिट की तरह यूं अपना रंग बदल लेगा। देव के मुंह से ये अल्फाज सुनकर नेहा मानो जीते जी मर गई थी। उससे अपने पिता की माली हालत छिपी ना थी, सो एक क्षण में सोच विचार कर उसने मन ही मन एक निर्णय लिया था और हाथ जोड़कर देव की मां से कहा था, आंटी, हमें क्षमा करिए, यह संबंध नहीं हो पाएगा। मैं इस रिश्ते को यही तोड़ती हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। डॉक्टर काजल के मन की मुराद पूरी हो गई थी। उनके कान यही सुनने को तो तरस रहे थे, सो बिना एक क्षण गंवाए वो चिल्ला उठी थी, देव, ले बात सुन अपनी चहेती की।
अरे आजकल की लड़कियों में जरा शर्म हया नहीं है, अपने मुंह से खुद अपना रिश्ता तोड़ रही है। अरे हमें भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे कंगालों से रिश्ता जोड़ने का। देव इधर आओ, मैं अभी के अभी यह रिश्ता तोड़ती हूँ, अब यह सगाई नहीं होगी, चलो सब लोग वापिस। बहुत सोच समझकर नेहा और उसके परिवार की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को जानबूझकर अपने कटु शब्दों से रौंदते हुए डॉक्टर काजल ने इस अनचाहे रिश्ते को खत्म करने के लिए अपना अचूक हथियार छोड़ा था। देव के पिता हक्के बक्के मूक दर्शक बने सारा माजरा देख रहे थे। उन्होंने बच्चों की खुशियों का वास्ता देते हुए पत्नी से कहा था, अरे काजल चुप हो जाओ, दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, क्यों यह रिश्ता तोड़कर दोनों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। नेहा बेटा, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, यह सगाई होगी और जरूर होगी, हमें कोई गिन्नियां विन्नियां नहीं चाहिए। पंडित जी आप रस्म की तैयारी कीजिए। लेकिन भोले पिता को यह नहीं मालूम था कि यह सब पत्नी और अप्रत्यक्ष रूप से बेटे की मनसा के अनुरूप हो रहा था। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका बेटा माँ की बातों में आकर अब यह रिश्ता करने का इच्छुक नहीं था। आज गरीबी को एक बार फिर से मुंह की देखनी पड़ी थी। अमीरी ने गरीबी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। आनन फानन में दोनों पक्षों के लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए थे। अपेक्षा के विपरीत नेहा से रिश्ता तोड़ देव को एक अजीब सी राहत का एहसास हो रहा था। संवेदना शून्य देव को नहीं पता था कि उसका यह निर्णय नेहा जैसी भली भावुक लड़की की खुशियों पर तुषारापात कर देगी। इस रिश्ते के टूटने से नेहा के परिवार को बहुत सदमा पहुंचा था। नेहा ऊपर से मौन थी, लेकिन उसके अंतर्मन में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन समय को इंसानी खुशियों और गमों से क्या सरोकार, वो तो अपनी ही गति से उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही जाता है। नेहा एक बेहद संवेदनशील युवती थी। देव के यूं इतनी बेरुखी से यह रिश्ता तोड़ते देख वह मानो पत्थर हो उठी थी। प्यार जैसी शाश्वत भावना से उसका विश्वास उठ गया था। वह एक सुशिक्षित योग्य अच्छे पद पर कार्यरत युवती थी। अपने स्तर की बिरादरी में उसके लिए लड़कों की कमी ना थी। हर तीसरे दिन नेहा के पिता बेटी के लिए एक नया रिश्ता ढूंढते। देव से रिश्ता टूटे वर्ष भर होने को आया था, लेकिन नेहा उससे अलगाव के आघात से अभी तक नहीं उभरी थी। अपने रिश्ते की बात चलने पर वह कोई न कोई बहाना कर रिश्ते के लिए ना कर देती। उस दिन नेहा अपने एक सहकर्मी के विवाह में शामिल हुई थी। बारात लड़की वालों के द्वार पर आ चुकी थी। वर पक्ष के लोग बारात में तेज संगीत की धुन पर मदहोश थिरक रहे थे। अपने आप में सिमटी नेहा एक कोने में खड़ी बारातियों का नृत्य देख रही थी कि तभी उसकी दृष्टि नृत्य करते एक जोड़े पर पड़ी तो मानो उस पर चिपक कर रह गई थी। पूरे बरस भर बाद उसने देव को देखा था। आज भी उसे अपने सामने देख उसके हृदय के तार झंकृत हो उठे थे। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा था कि दूसरे ही पल उसने देखा था देव अकेला नहीं था। वो एक बेहद खूबसूरत युवती की बाहों में बाहें डाले एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए बहुत अंतरंगता से नृत्य कर रहा था। उसके चेहरे पर उल्लास छलका पड़ रहा था, मानो दुनिया भर की खुशियां वहां सिमट आई हो। उस एक पल में नेहा के भीतर कुछ चटक कर किर्च किर्च बिखर गया था। वह देव के प्रति उसका अटूट प्यार था। उस एक लम्हे में नेहा मुक्त हो गई थी देव के प्रीत बंधन से। देव को एक अन्य युवती के साथ बेइंतहा खुश और मगन देखकर उसके प्रति उसकी कोमल भावनाएं मानो मर गई थी। उसकी आत्मा अब आजाद थी देव के नेह बंधन के शिकंजे से। और उसी पल उसने निर्णय लिया था कि वो भी अपनी खुशियां ढूंढेगी एक बार फिर से। वो भी विवाह के बंधन में बंधेगी, खुशियों को अपने दामन में समेटेगी। नई उम्मीदों का बिहान हो चुका था और आगत सुखद भविष्य के हंसी ख्वाब उसकी आंखों में सजने लगे थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।